जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे द्वैध शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 के पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है। इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नई व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया और जो विषय भारत के हित में थे उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया। प्रतिरक्षा, यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण इत्यादि को केंद्रीय विषय में सम्मिलित किया गया। स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा, पुलिस, जेल तथा सहकारिता आदि को प्रांतीय विषय के अधीन रखा गया। द्वैध शासन के अंतर्गत नियम अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार का नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करती थी। सभी महत्वपूर्ण विषय की सूचना उसे केंद्र सरकार को देनी पड़ती थी। प्रांतीय संगठनों को दबाने के लिए केंद्र सरकार जो आदेश जारी करती थी उसे प्रांतीय सरकार को अनिवार्य रूप से मानना पड़ता था। प्रांतों को वित्त संबंधी कुछ अधिकार दिए गए थे और वह कुछ विषयों पर अलग टैक्स लगाकर अपने खर्च के लिए पैसे जमा कर सकती थी। इससे प्रांतीय वित्त व्यवस्था में आत्मनिर्भरता आई। प्रांतों में हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए गवर्नर होता था, जो अपने अधीन कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। गवर्नरों को 1919 के अधिनियम में एक निर्देश पत्र जारी किया गया था, जिसमें मंत्रियों की सलाह मानने तथा जनप्रतिनिधियों की इच्छा पर ध्यान देने का आग्रह किया गया था। मंत्रियों के विचार के विरुद्ध भी गवर्नर हस्तांतरित विषय के संबंध में कोई निर्णय ले सकता था। द्वैध शासन के अंतर्गत जिस द्वैध शासन की स्थापना हुई उसमें प्रांतीय विधानमंडल के अधिकार और कार्य में परिवर्तन किए गए। विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई गई तथा 2 सदन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्षों का था। निर्धारित अवधि के पहले भी गवर्नर विधान परिषद को भंग कर सकता था। प्रांतीय विधान परिषद को शासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। साधारण कानून बनाने के लिए उसे गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ती थी। विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। गवर्नर विधान परिषद की किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। वित्त पर अंतिम निर्णय गवर्नर का ही रहता था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को हटाने का अधिकार विधान परिषद को नहीं था। वह केवल प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकती थी और काम रोको प्रस्ताव पास कर सकती थी। वर्ग और हितों को विशेष प्रतिनिधित्व देकर देश की राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाई गई। द्वैध शासन की असफलता। द्वैध शासन असफल रहा। इसकी विफलता कई कारणों से हुई। इसने खुद
सरकार के अंदर ही कई मतभेद पैदा कर दिए। इसका एक भाग उत्तरदायी और दूसरा अनुत्तरदायी था। यह गलत सिद्धांत पर आधारित था और प्रांतीय विषयों पर विभाजन दोषपूर्ण था। गवर्नर को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। प्रांतीय सरकार को हमेशा वित्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और सुधारों के प्रति हमेशा ब्रिटिश सरकार के उदासीन नीति के कारण द्वैध शासन सफल नहीं हो सका। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूर्णतः अभाव था और मंत्री तथा लोक सेवकों के बीच बराबर तनावपूर्ण संबंध बना रहता था। इस प्रकार आंशिक उत्तरदायी शासन यानी द्वैध शासन हर दृष्टिकोण से असफल रहा। यह एक अधूरी योजना थी जो भारत के लिए एक मजाक का विषय बनी रही थी। 1919 अधिनियम से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। जैसे मेंटाफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था और प्रस्ताव में भी दोहराया गया था, प्रांत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे हम अपने उत्तरदायी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक वैधानिक प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य से प्रांतों में द्वैध प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की गई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया: आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से कर सकता था जिन्हें वह मनोनीत करता था और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों से नियुक्त करता था। ये लोग सदन के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु गवर्नर की इच्छा पर ही पद पर बने रह सकते थे। सपरिषद राज्य सचिव तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को इन विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बहुत सीमित था, परंतु आरक्षित विषयों में यह अधिकार पूर्ववत बना रहा। आरक्षित विषय थे भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातीय छापाखाने, समाचार पत्र, सिंचाई तथा जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, उद्योग, झगड़े, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह, अप्रवर्तित तथा सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय में थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि, सहकारी समितियां, पशु चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, उद्योग, मापतौल, मनोरंजन, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। प्रांतीय विधान मंडलों में भी परिवर्तन हुए। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषद की संज्ञा दी गई। उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। जो भी परिवर्तन जो कि सभी प्रांतों में भिन्न था। इन प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, 20% से अधिक शासकीय नहीं थे तथा शेष मनोनीत होते थे। प्रांतों में संख्या इस प्रकार थी: प्रांतीय विधान परिषदों की चुनाव की विधि प्रत्यक्ष थी। प्राथमिक मतदाता सदस्यों को चुनते थे, परंतु
मतदाताओं के लिए अधिक संपत्ति की योग्यताएं, सांप्रदायिक तथा वर्गीय चुनाव मंडलों को तथा कुछ संप्रदायों को विशेष महत्व देना इन चुनावों की विशेषता थी। प्रांतीय विधान परिषदों का कार्य क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। सदस्यों को बोलने का अधिकार एवं स्वतंत्रता थी। वे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी प्रांतीय विषय पर कानून बनवा सकते थे। तथापि प्रत्येक पारित विधेयक पर गवर्नर की सहमति भी आवश्यक थी। यद्यपि सदस्य बजट को भी अस्वीकार कर सकते थे, तथापि गवर्नर चाहे तो उसे उनकी अनुमति बिना भी पारित कर सकता था। यह द्वैध शासन प्रणाली है जो पहली अप्रैल 1921 से प्रारंभ की गई। पहली अप्रैल 1927 तक चलती रही। यद्यपि बंगाल में 1924 से 1926 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक कार्य नहीं कर सकी। द्वैध शासन प्रणाली को उत्पन्न दोष। प्रशासन को दो स्वतंत्र भागों में बांटना राजनीति के सिद्धांत तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित होना भी अव्यावहारिक था, क्योंकि मंत्री अथवा कार्यकारी पार्षद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए सिंचाई तो आरक्षित विषय था, पर कृषि हस्तांतरित, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। इसी प्रकार इस उद्योग को जो हस्तांतरित था, जल शक्ति कारखाने एवं खाने आरक्षित कैसे पृथक किया जा सकता था। इन दोनों खानों के बीच उद्देश्य की एकता भी नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए जब सिख गुरुद्वारों का आंदोलन चल रहा था तो प्रश्न शांति और व्यवस्था का था, परंतु धार्मिक संस्था चूंकि हस्तांतरित विषय था, इसलिए शांति और व्यवस्था को कार्यकारी पार्षद का कुछ नहीं कर सकते थे। कई बार तो यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सा विषय हस्तांतरित और कौन सा आरक्षित है। प्रायः प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी होते थे। मंत्री लोग जनता के प्रतिनिधि थे और जीवन के भिन्न क्षेत्रों से आते थे, और कार्यकारी परिषद नौकरशाही के लोग थे। वे कई बार सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते थे और गवर्नर सदैव कार्यकारी पार्षद का ही समर्थन करता था। एक प्रकार से मंत्री की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसे दो स्वामियों को प्रसन्न करना होता था। गवर्नर जो उसे नियुक्त करता था और जिसकी इच्छा पर वह मंत्री बना रहता था, और विधान परिषद को जो उसे अपना प्रतिनिधि समझती थी और जिसकी इच्छा से वह प्रायः वह मंत्री बना रह सकता था। अतः प्रायः मंत्री लोग गवर्नर की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करते थे। क्योंकि विधान परिषद में कोई भी शक्ति दल नहीं था, इसलिए मंत्री को अपने स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए शासक वर्ग की सहायता लेनी पड़ती थी, और मंत्री लोग सरकार के ही पक्षपाती होते थे। गवर्नरों ने स्वयं ही संयुक्त उत्तरदायित्व को पनपने नहीं दिया है। कई बार मंत्री लोग भी आसपास में एक दूसरे की आलोचना करते थे। कई महत्वपूर्ण विषयों में तो मंत्री मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। मंत्री से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। इसके अलावा मंत्रियों को अपने विभाग पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। विभागीय सचिव जो नौकरशाही होता था।
सदस्य होता था। गवर्नर से साप्ताहिक बैठक करता था। प्रायः उसका सुझाव मंत्री का नहीं, गवर्नर के मान्य होता था। जब कभी भी मंत्री और उस अधिकारी में मतभेद होता था, मामला गवर्नर के पास जाता था और वह अधिकारी वर्ग का समर्थन करता था। अखिल भारतीय सेवा का वेतन निलंबन, पदच्युति और हस्तांतरण भारत के सचिव के हाथों या हस्तांतरित विभाग में कार्य करते हुए भी वे उसी के अधीन थे, अतः वे मंत्री की रत्ती भर की अपेक्षा नहीं करते थे। बाह्य रूप से निर्माणकारी विभाग मंत्री को दे दिए गए, परंतु उसके लिए धन नहीं होता था, अतः मंत्री को वित्त सदस्य के तलवे चाटने पड़ते थे और वित्त सदस्य आरक्षित विभागों की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देता था और जब चाहे हस्तांतरित विभाग के कार्य में रोड़ा अटका सकता था। इन सभी त्रुटियों के अतिरिक्त और भी कई रुकावटें थीं। पंजाब में भीषण घटना के कारण सारा वातावरण ही दूषित हो गया था। वर्षा के अभाव में सूखा पड़ा तो दूसरी ओर मंडी में अत्यधिक मंदी आ गई, इससे सरकार की आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मेस्टन निर्णय के अनुसार प्रांतों में केंद्रीय कोष में धन देना होता था। केंद्र अपना पूरा भाग बांटता था और इस कारण वित्तीय संकट आ गया, जिससे प्रांतीय देश शासन को पूर्ण रूप सफलता नहीं मिली।